YouTube पर पहली बार आप लोगों के लिए MPPSC के सभी 6 पेपर की तैयारी। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद अभिज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के 3 मार्कर। ये जो प्रश्न है आप सभी के सामने हैं। ये प्रश्न हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी को प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इसके आंसर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड हो जाती है। तो आप सभी को नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे जो वीडियोज हैं वो आप सभी के पास डायरेक्टली पहुंच जाए। और अगर आप पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर वहां पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था तद्भव शब्द किसे कहते हैं समझाइए। दूसरा था संधि के भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा था उदाहरण के सहित छंद की परिभाषा लिखिए। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है तद्भव शब्द से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अगर हम तद्भव को अगर हम लिखते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तत् प्लस भव। इसका मतलब ये है, अगर हम इसका मतलब देखेंगे तो इसमें ये मतलब निकलता है कि संस्कृत भाषा से विकसित होकर हिंदी भाषा में आए हुए शब्द उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। अब इसकी हम परिभाषा अगर लिखने की बात करें तो परिभाषा होती है वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं किंतु हिंदी भाषा तक जो उनकी यात्रा रही है उस यात्रा में वो घिस पिटकर थोड़ा सा विकृत हो गए हैं या उनका रूप परिवर्तित हो गया है। तो वे जो रूप परिवर्तित शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर आम्र, जिसको अब हम आम कहते हैं। तो ये आम्र जो है वो तत्सम शब्द है और जो आम है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे दूसरा है वानर और इसको अभी हम बोलते हैं बंदर। तो इसमें डेफिनेशन और उदाहरण आपने लिख दिया, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर संधि के भेद को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, जैसे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे संधि की डेफिनेशन लिखे, फिर इनके भेदों की डेफिनेशन लिखे, फिर उदाहरण लिखे, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको बहुत ही शॉर्ट में अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं संधि लिखकर कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। बस इतना भी अगर आप ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो भी ये चलेगा, नहीं तो आप संधि लिख दीजिए, डायरेक्ट भेद भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके 3 भेदों के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। आप सभी को पता है 3 भेद होते हैं इसके। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है यहाँ पे विसर्ग संधि। स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं तो दोनों तरफ स्वर होता है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि यदि स्वर के परे स्वर के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरी होती है यहाँ पे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि मतलब कि यदि व्यंजन के परे स्वर या व्यंजन आ जाए, उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा होता है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के परे कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का अगर हम उदाहरण देखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे शिव प्लस आलय। मतलब कि यहाँ पे आप सभी को समझ में आ रहा होगा शिवालय। तो यहाँ पे भी छोटा आ प्लस ये बड़ा आ। ठीक है, और दूसरे अगर हम उदाहरण की यहाँ पे बात करें, दिक प्लस अंबर, ये व्यंजन का उदाहरण है। इसमें से जो स्वर है वो चला गया क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये व्यंजन हो गया। और ये स्वर जब यहाँ पे का और आ का मिलन जब यहाँ पे होगा तो दिगंबर। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें विसर्ग संधि की तो मनः प्लस रथ, ये यहाँ पे विसर्ग है और ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो व्यंजन है क्योंकि रा प्लस आ होगा तो स्वर बाद में आएगा, पहले व्यंजन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मनोरथ। तो इस तरह से आप उदाहरण देकर इनके भेदों को स्पष्ट कर सकते थे डेफिनेशन के साथ। लास्ट प्रश्न है अब उदाहरण सहित छंद की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले तो हम छंद का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ बता देंगे कि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधा हुआ। ठीक है, और डेफिनेशन के साथ अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं
हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षरों का क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति, तुक आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद्य होता है, जो पद्य रचना होती है, वह छंद कहलाती है। या मात्रा और गणना के आधार पर जो रचना होती है उसे छंद कहते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे उदाहरण लिख देंगे। कोई भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, यहाँ पे चौपाई भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौचु दशरथ अजर बिहारी। तो इस तरह से आप एक उदाहरण भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अपने आंसर को यहाँ पे कंप्लीट लिखिए। फ्री मार्कर जब भी होता है तो मैं आप सभी से कहती हूँ कि यहाँ पे 3 फैक्ट आप प्रोवाइड करा दीजिए, आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। हिंदी का जो 3 मार्कर होता है वो 50 वर्ड्स का रहता है, तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके और उदाहरण वगैरह लिखकर अगर आप अपने आंसर को लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा सा यहाँ पे दिखता है। इसी तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहिए। और यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।